हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड से रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज को कवर किया था, जैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये डिस्कशन का पार्ट बना था पिछले लेक्चर में। आगे हम लोग मूव करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ही इस प्रोटीन के सेक्शन में आगे कवर करने जा रहे हैं, दैट इज पेप्टाइड। ठीक है, अब ये पेप्टाइड क्या है? वो सिंपल सा चीज है, आप दो अमीनो एसिड को लो और उसको ले जाके कंडेंस करा दो। कैसे कंडेंस होगा? तो बेसिकली दोनों अमीनो के एसिड के ग्रुप में आपको एक अमाइन भी देखने को मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा। एक का आप एसिड ले लो और दूसरे का बेस ले लो। एक का एसिड और दूसरे के बेस के साथ आप एसिड बेस रिएक्शन करा दो, जो करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन के आएगा, उसी को हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। उसी को हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। तो पेप्टाइड क्या है? बेसिकली ये बोला जाता है इट इज अमाइड, इट इज वन टाइप ऑफ अमाइड बोल दो। पॉलीअमाइड भी हो सकता है, सिंपल एक अमाइड भी हो सकता है। इट इज वन टाइप ऑफ अमाइड फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड with carboxylic group of same or different अमीनो एसिड। ठीक है, इनके रिएक्शन से, एसिड बेस रिएक्शन मान लो, इनके दो अमीनो एसिड के रिएक्शन से या 3 अमीनो एसिड के आपस में रिएक्शन से जो करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन के आएगा, उसको बोला जाएगा पेप्टाइड। बहुत सिंपल सा केस है। जैसे आप ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल के अंदर आपको मिलेगा ये CH2NH2, क्लियर है बात, और एक COH होगा। ठीक है, दिस इज आवर ग्लाइसिन मॉलिक्यूल। अब इन दैट केस क्या करो, अनदर ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ले लो, सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो समझना इस बात को, ये रहा हमारा अमीनो ग्रुप, ये रहा CH2, ये रहा COOH। ठीक है, अब चूंकि एसिड बेस रिएक्शन है, एक हमारा ये बेसिक ग्रुप है, समझ में आती है बात, एक हमारा ये बेसिक ग्रुप है और ये एक एसिडिक ग्रुप है। अब इसका रीजन बनता है कि इनके बीच में भी एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। तो जब आप हीट करोगे ना, कंडेंसेशन मींस जो है इन दैट केस दो मॉलिक्यूल आपस में जाके चिपक जा रहे हैं, बस ये हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन ही है, सिंपल सा केस है। यहां से OH को एलिमिनेट कर दो जो कि एसिडिक ग्रुप से आएगा, और यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो, यहां से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल पानी यहां से निकलेगा, करेस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है NHCH2COH। ठीक है, तो ये किसी भी अमीनो एसिड के केस में हो सकता है। ये आप सेम अमीनो एसिड, जैसे यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने लिया है ग्लाइसिन, वन ग्लाइसिन लिया हुआ है और अनदर भी ग्लाइसिन लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर बात है। तो अगर सेम में हो रहा है तो जो है तभी पेप्टाइड को जनरेट करेगा। अगर आपने डिफरेंट लिया, जैसे एक ग्लाइसिन लिया और एक एलानिन ले लिया, तो इन दैट सिनारियो भी आपको पेप्टाइड ही देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारा जो है कहलाता है पेप्टाइड, जो कि एक तरीके से आगे चल के हम लोग इसको प्रोटीन के कैटेगरी में भी रखेंगे। प्रोटीन क्या होता है वहां पे भी ये डिस्कशन आएगा। तो यहां पे एक चीज समझना, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यानी कि जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, कि अगर आप वाटर ऐड करते हो, आप इसमें वाटर ऐड करते हो इस वाले पेप्टाइड में, तो इन दैट केस ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। क्लियर सी बात है। इस केस में जो है जस्ट अपोजिट रिएक्शन, कंडेंसेशन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन, कि आप हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो इन दैट केस आपको पेप्टाइड मिल जाएगा। ठीक है, पेप्टाइड से अमीनो एसिड जनरेट हो जाएगा अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो। यहां पे आपने कंडेंसेशन कराया है, तो कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया है, और इधर अगर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर सी बात है।
ये आपका पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। अब समझना इस बात को कि ये जो पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड का फॉर्मेशन है, ये सेम में भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इन दैट सिनेरियो, जैसे अगर मान लो कि एक पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग कॉल करते हैं, जैसे कि मान लो कि बेसिकली 2 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है और एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड, ठीक है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों? क्योंकि 2 अमीनो एसिड, अब ये अमीनो एसिड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। 2 अमीनो एसिड ऐसे लिखा जा सकता है, 2 अमीनो एसिड अगर इन्वॉल्व है किसके, पेप्टाइड के फॉर्मेशन में, उसको बोला जाएगा डाइपेप्टाइड। वैसे ही बोला जा सकता है ट्राइपेप्टाइड, जिसमें कि 3 अमीनो एसिड, अब ये अमीनो एसिड डिफरेंट भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, इन्वॉल्व इन कंडेंसेशन। अगर 3 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तो इसको बोला जाएगा ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। एक आता है ओलिगोपेप्टाइड, जैसे हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड बोला था, यहां पे आएगा ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा ओलिगोपेप्टाइड में? तो इन दैट सिनेरियो 3 to 10 अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन द कंडेंसेशन। 3 to 10 अगर इन्वॉल्व है, उससे जो बनने वाला चेन है उसको बोला जाएगा ओलिगोपेप्टाइड। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इस केस में 11 to 100 अगर अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं तो इसको बोला जाएगा पॉलीपेप्टाइड। ऐसे ही मैक्रोपेप्टाइड बोला जाता है, मैक्रोपेप्टाइड। ये क्या होता है मैक्रोपेप्टाइड? अगर मान लीजिए 100 से भी ज्यादा अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, 100 से भी ज्यादा अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तो उसको बोल दिया जाएगा मैक्रोपेप्टाइड, ठीक है। तो ये केस आपस में। अब आप कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लो, जैसे अगर मैं ग्लाइसिन मॉलिक्यूल का दिखाया हूं, ऐसे ही मैं ग्लाइसिन और एनालिन का ले सकता हूं, ग्लाइसिन के 3 मॉलिक्यूल को भी दिखा सकता हूं, वैसे ही कंडेंस किया जा सकता है। समझना इस बात को, जैसे मैं 3 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ले लेता हूं, जैसे ये प्रोडक्ट बना, इसको फर्दर रिएक्ट में कराता हूं, फर्दर रिएक्ट करा देता हूं किसके साथ में, NH2 CH2CO, ठीक है। आप इसको फर्दर कंडेंस करा दो तो यहां से OH, यहां से H निकल आएगा और यहां पे फॉर्म कर लेगा H, इसी तरीके से रहेगा। तो चेन आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो भी है, इससे जितना भी चेन आप इसको बढ़ाना चाहो, इजीली इसको लेंथनिंग किया जा सकता है इस चेन को, ठीक है। बस आपको कंडेंस करना होगा और कंडेंस करने के बाद ये आपको अनदर पेप्टाइड दे देगा, ठीक है। समझना इस बात को, COOH, यहां पे आ जाएगा NH, यहां पे आ जाएगा CH2COOH, ठीक है। अभी हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, इसको मैं बोल दूंगा डाइपेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है और वो अमीनो एसिड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहां पे आप देखो कैसे पता करोगे, ये एक पेप्टाइड लिंकेज हो गया, ये एक पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा इस केस में, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा, ये आपका पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा। अब जितने पेप्टाइड लिंकेज है, आप देखो 2 अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड लिंकेज बनाएंगे, अनदर 2 अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड फॉर्म करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने इसमें प्रेजेंट है? ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा आपका ट्राइपेप्टाइड, और जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं इन दैट केस इसमें 3, जितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व है वही उसके नेम चला जाएगा ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। तो ये चीज बनते जाएगा, ट्राइपेप्टाइड से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो भी है। अगर 3 से 10 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं तो उसको ओलिगोपेप्टाइड कहा जाएगा। 11 to 100 अगर इन्वॉल्व है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोला जाएगा। अगर 100 से भी ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको मैक्रोपेप्टाइड बोला जाएगा। क्लियर सी बात है। कभी कभी आपको जो है पॉलीपेप्टाइड से सुनने को मिलेगा, टर्म्स फिर से यूज किया जाएगा। अब देखो एक और नोट में मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। यहां तो आपने कंडेंसेशन किया है, यहां आपने कंडेंसेशन किया, इसको इसके साथ ऐड किया और वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब मैं बस ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो है ट्राइपेप्टाइड के फॉर्मेशन में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए, या जस्ट मैं रिवर्स पूछ सकता हूं कि एक ट्राइपेप्टाइड से इसके जो जितने भी मोनो बोल दो अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं, अगर कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा सच दैट कि ये मोनो अमीनो एसिड जनरेट कर देगा, ठीक है। कैसे पता किया जाएगा, तो देख लो। अगर देखा जाए यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, तो ये अगर एलिमिनेट हो रहा है तो डाइपेप्टाइड फॉर्म कर रहा है। एक अनदर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है तो ट्राइपेप्टाइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो
एक लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन द पेप्टाइड फॉर्मेशन विल बी एलिमिनेटेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। क्या मैं बोल रहा हूं कि वन लेस नंबर ऑफ H2O is eliminated in formation of peptide. One less number of H2O is eliminated in formation of peptide with respect to number of amino acid. जितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं उसके रिस्पेक्ट में वन लेस वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अगर डाइपेप्टाइड है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल, ट्राइपेप्टाइड है 2 वाटर मॉलिक्यूल, टेट्रापेप्टाइड है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल, 1 लेस वाटर मॉलिक्यूल इसमें जो है एलिमिनेशन होगा। या बोल सकते हो कि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए तो इतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। ट्राइपेप्टाइड है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करोगे। इस बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। बिकॉज पूरा जो आगे देखोगे प्रोटीन के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखती है, जो भी चीजें हम लोग देख पाते हैं स्ट्रक्चर में, तो इन्हीं का रोल सबसे ज्यादा होता है इस पेप्टाइड बॉन्ड का। इस पेप्टाइड बॉन्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के अंदर भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइड अगर बोलते हो आप प्रोटीन तो बोला ही जाता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। तो उसके साथ साथ इस बायोमॉलिक्यूल्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है वो है इसके अंदर प्रेजेंस, जो कि बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, जो भी बोल दो। ये इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को और ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाता है। इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा, तब हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज कितने एक्सटेंड तक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर दीजिए, दैट इज नेमिंग ऑफ पेप्टाइड। किसी भी पेप्टाइड का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, नेमिंग ऑफ पेप्टाइड समझते हैं किस किस तरीके से इसकी नेमिंग किया जा सकता है। ठीक है, पहले कुछ वर्ड समझ लेते हैं क्या होता है। एक बोला जाता है एन टर्मिनल, इसमें अमीनो एसिड के केस में एक वर्ड यूज किया जाता है एन टर्मिनल, और एक होता है सी टर्मिनल। तो इस केस में क्या है कि किसको एन टर्मिनल बोला जाएगा, तो यह बोला जाता है अमीनो एसिड यूनिट विथ फ्री NH2 ग्रुप। ठीक है, फ्री NH2 ग्रुप is called as N टर्मिनल, उसको बोला जाएगा N टर्मिनल। क्लियर है बात? कि अगर मान लो एक पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड का चेन बना हुआ है, इन दैट केस अगर एक फ्री अमीनो ग्रुप होगा ही और एक में फ्री COH ग्रुप होगा, तो जो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग रहेगा उसको बोला जाएगा एन टर्मिनल, उस यूनिट को बोला जाएगा एन टर्मिनल। वैसे ही सी टर्मिनल की बात करते हैं, सी टर्मिनल। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है सी टर्मिनल। ठीक है, समझना इस बात को। तो ये बोला जाता है अमीनो एसिड यूनिट विथ फ्री COOH ग्रुप, जो COH ग्रुप जिसमें फ्री हो ग्रुप इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल। इसको बोला जाता है सी टर्मिनल। अमीनो एसिड का पेप्टाइड का ये सी टर्मिनल कहलाएगा और ये एन टर्मिनल कहलाएगा। उस अमीनो एसिड को, जैसे मैं बात करूं ऐसे कंसीडर कर लो आप, ये मैंने रखा NH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ रखा हम लोगों ने। ये तो फ्री रहेगा, एक फ्री अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड। ये लिंकेज में गया, ये वाला जो आपका COH ग्रुप है ये लिंकेज में गया, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म किया अनदर अमीनो एसिड के साथ में। वैसे ही आप इसको कंसीडर करो, फर्दर एक लिंकेज फॉर्म किया एंड सो ऑन। यहां पे लास्ट में कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइपेप्टाइड है डाइपेप्टाइड है? आप क्या करोगे, इसमें आप देखोगे कि कितने यहां पे पेप्टाइड लिंकेज है। दिस वन इज वन पेप्टाइड लिंकेज, दिस वन इज अनदर पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड ग्रुप होगा बेसिकली। ये अमाइड ही तो है, CONH2 सेकेंडरी अमाइड। तो ये अमाइड का फॉर्मेशन हुआ रहेगा। तो ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज है। अब देखो, ये जो अमीनो एसिड है जिसका फ्री NH2 ग्रुप है,
इसको हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल इस अमीनो एसिड को। इधर जिसमें कि आपका ग्रुप ये वाला फ्री है, OH ग्रुप फ्री है, OH ग्रुप फ्री है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज सी टर्मिनल। अब देखो नेमिंग का कैसे केस है, इसमें कैसे नेमिंग जाती है। तो एज पर कन्वेंशन क्या बोला जाता है कि जो हमारा एन टर्मिनल है ना, उसको आप ऑलवेज लेफ्ट साइड में लिखोगे, ठीक है। एज पर कन्वेंशन एन टर्मिनल मीन्स विथ फ्री NH2। एज पर कन्वेंशन एन टर्मिनल इज रिटेन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वेयर इज सी टर्मिनल is written on राइट हैंड साइड। जैसे यहां पे लिखा गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एन टर्मिनल है और सी टर्मिनल इस साइड। तो जैसे कि हम लोग को नेमिंग के लिए एक तो कन्वेंशन करना पड़ेगा ना इस केस में, या तो आप क्या करोगे, इधर से नेमिंग करो या इधर से नेमिंग करो। इन्होंने बोला कि आप क्या करो, एन टर्मिनल को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और सी टर्मिनल को राइट हैंड साइड। अब यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो नेमिंग का 3 तरीका है, समझना इसका। जो नेमिंग जाता है ये 3 वे से जाता है। एक तो बोला जाता है पूरा कंप्लीट नेमिंग, ठीक है, कंप्लीट नेमिंग। ये सीखते हैं कैसे कंप्लीट नेमिंग होगी। एक होता है 3 वर्ड नेमिंग, 3 वर्ड नेमिंग, और एक वेल फेमस है, थोड़ा सा शॉर्टकट है, यह है आपका 1 लेटर 3 लेटर वर्ड नहीं, 3 लेटर नेमिंग। एक मैं बोल देता हूं और एक मैं बोल देता हूं 1 लेटर नेमिंग, 1 लेटर नेमिंग। क्लियर है बात। अब देखो इस केस में तीनों के अलग अलग आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे कि डिफरेंट वे से इसको नेमिंग किया गया। जैसे मैं बोलूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्लीट नेमिंग, ठीक है। इसकी कंप्लीट नेमिंग कैसे हो ये देखते हैं। कंप्लीट नेमिंग में क्या करना रहता है आपको, जैसे कोई भी आप अमीनो एसिड उठा के देखो तो उसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है, जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में INER, एलानिन, ठीक है। तो आपको करना रहेगा क्या, कंप्लीट नेमिंग में आपको इन को हटा के यहां पे आपको आइल जोड़ देना है, बस यही करना है। नहीं समझ में आया, जैसे आप पढ़ते थे ग्लाइसिन, उसको पढ़ा जाएगा ग्लाइसाइल, ग्लाइसाइल अगर कंप्लीट नेमिंग करना है। जैसे मान लो कि एक मैंने बनाया इस तरीके से ग्लाइसिन को लेके, ग्लाइसिन यहां पे लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक अनदर यूनिट जुड़ गया एलानिन, ये हो गया। उसके बाद मैं एक और ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ऐड कर दे रहा हूं। तो इसकी जो कंप्लीट नेमिंग रहेगी कैसे जाएगी, हम लोग क्या लिख देंगे इसके लिए, ग्लाइसाइल, ग्लाइसाइल, ठीक है, ग्लाइसाइल। इनको हटा के आप आइल जोड़ दो, देन वैसे ही इनको हटा के आप एलानाइल जोड़ दो और फिर ये ग्लाइसाइनाइल जोड़ दो, ठीक है। ये चीज हो गया, कंप्लीट नेमिंग हो गई। अच्छा, ये तो रहा कंप्लीट नेमिंग, मैं CN से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अच्छा, इसका जो अदर नेमिंग होगा, जो 3 लेटर नेमिंग होगा, इसको मैंने बोला था कि आप 3 लेटर से भी लिखा जा सकता है। तो 3 लेटर थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। तो ग्लाइस 3 लेटर में आप क्या करोगे, ग्लाइसिन को GLY से लिखोगे, एलानिन को आप अगर 3 लेटर की बात करें, ठीक है, इसको भी यही लिख देते हैं 3 लेटर नेमिंग। ये कैसे होगा 3 लेटर नेमिंग में, तो आपको करना है कि फर्स्ट वाला जो लेटर है 3 उसको कंसीडर करना है। जैसे ग्लाइसिन का मैं ले लूंगा GLY, ग्लाई, एलानिन का ले लूंगा LI, और फिर से ग्लाइसिन का ले लूंगा GLI। ध्यान रहे कि इसका जो टर्मिनल होगा NH2 वाला फ्री होना चाहिए। यहां पे आपका N टर्मिनल होना चाहिए और यहां पे C टर्मिनल होना चाहिए। अदरवाइज अगर N टर्मिनल इधर होगा तो मान लो तो इधर से नेमिंग जाएगी। ऑल दो इसमें C टर्मिनल से करो या N टर्मिनल से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट मान लो यहाँ पे मैं अगर एलानिन और लगा दिया रहता तो फिर इन दैट केस आपको नेमिंग जिस साइड से N टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है उधर से नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये इसका रहा 3 लेटर नेमिंग। 1 लेटर नेमिंग भी किया जा सकता है, 1 लेटर नेमिंग भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे 1 लेटर नेमिंग, तो इस केस में जो इसके लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है उसको आप यूज कर लो, 3 लेटर नेमिंग। तो अब 1 लेटर नेमिंग कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए G मेंशन किया गया था, इसके लिए A मेंशन किया गया
और इसके लिए जी मेंशन कर दिया गया है। कुछ इन्होंने पर्टिकुलर एक लेटर मेंशन कर दिया गया है कि ये जो अमीनो एसिड है इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे होंगे। तो अगर आपको इस तरीके से वन लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो इसका नेमिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन लेटर नेमिंग। ठीक है, तो सिंपल सा केस है आपका इन दैट सिनारियो। बस ये ध्यान में रखना है नेमिंग के टाइम में, एक तो ये कंप्लीट नेमिंग हो गया, 3 वर्ड नेमिंग हो गया, ये वन लेटर नेमिंग होगा। तो ये सिंपल सा नेमिंग का केस है। ठीक है, तो आपको जैसे भी दिखाया जाए उसमें समझ लेना, बस आपको पहचानने आना चाहिए कि विच अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, जिस तरीके से भी नेमिंग किया रहे तो उसमें हम लोग को उसके मोनोमेरिक जो अमीनो एसिड है उसको पहचानना जरूरी है। जैसे इसमें ग्लाइसिन है, एलानिन है और ग्लाइसिन है, ऐसे मेंशन कर दिया तो ग्लाइसिन, एलानिन और ग्लाइसिन। जो बायोलॉजी वाले होते हैं थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस करते हैं वन लेटर वाले में, तो यहाँ पे ग्लाइसिन, एलानिन और जी ग्लाइसिन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ये रहा नेमिंग का पार्ट, और भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ये कैसे पता किया जाएगा, किसी में कितने पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करके आ रहे हैं। ठीक है, कितने पॉलीपेप्टाइड पॉसिबल। अब देखो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जाता है a⁴n। ठीक है, तो यहां पे क्या है देखना, ए क्या है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जो कि इन्वॉल्व है पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, जैसे मान लो 2 मोल्स ऑफ ग्लाइसिन है, 1 मोल ऑफ एनालिन है, तो ग्लाइसिन और एनालिन 2 टाइप के अमीनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। एन क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट इन पॉलीपेप्टाइड, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट कितने होंगे पॉलीपेप्टाइड में, वो यहां से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखते हैं एग्जांपल, जैसे आपसे बोले कि डाइपेप्टाइड इज पॉसिबल विथ GLY। मीन्स एक ग्लाइसिन से कितने डाइपेप्टाइड पॉसिबल है। ऑब्वियसली मीन्स एन की वैल्यू, अगर डाइपेप्टाइड बोल दिया गया है तो एन की वैल्यू 2, और ग्लाइसिन की वजह से बोला गया है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड 1 है, तो इन दैट केस नंबर ऑफ डाइपेप्टाइड कितने हो जाएंगे, 1/2। ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा, एक ही डाइपेप्टाइड पॉसिबल होगा, ग्लाइसिन। ठीक है, अच्छा ऐसा बोल दिया गया कि डाइपेप्टाइड विथ पॉसिबल डाइपेप्टाइड विथ ग्लाइसिन प्लस एलानिन। ठीक है, डाइपेप्टाइड पॉसिबल विथ ग्लाइसिन प्लस एलानिन। तो इन दैट केस डाइपेप्टाइड बोल दिया गया तो एन की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू भी 2, यानी कि ये हो जाएगा 2⁴ 4 की पॉसिबिलिटी, 2⁴ 4 की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। ए पावर एन दैट इज इक्वल टू 4। कैसे 4 की पॉसिबिलिटीज है ये भी मैं बता देता हूं। जैसे ग्लाइसिन के बीच में हो सकता है, डाइपेप्टाइड जो फॉर्मेशन होगा, ग्लाइसिन आपस में रिएक्ट करके बना ले, ग्लाइसिन का एलानिन के साथ रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, और ग्लाइसिन का ही एलानिन के साथ रिएक्शन होता है बट डिफरेंट टाइप से। मान लो यहाँ पे एलानिन ने अपना N टर्मिनल रखा हुआ है और यहाँ पे एलानिन ने अपना C टर्मिनल रखा हुआ है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी ना। अरे एक में ऐसे समझ लो, एक के केस में एलानिन ने अपना COH ग्रुप ऑफर किया हुआ है और एक के केस में इसने NH2 ग्रुप ऑफर किया हुआ है। सिंपल सा केस है, तो एक में N टर्मिनल बना के निकल के आएगा और एक में C टर्मिनल आएगा, तो ये 2 पॉसिबिलिटी जाएंगी। उसके अलावा एलानिन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज ही तो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बोला जाए ट्राइपेप्टाइड विथ GLY एंड ALA। ठीक है, अब ऐसे करते करते कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तक बढ़ा जा सकता है। ट्राइपेप्टाइड विथ GLY मींस N की वैल्यू हो गई यहाँ पे, N की वैल्यू हो गई 2 और A की वैल्यू N की वैल्यू हो गई 3, ट्राइपेप्टाइड दिया हुआ है और A की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2⁴ दैट इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज पॉसिबल, ट्राइपेप्टाइड इज पॉसिबल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड
ट्राइपेप्टाइड इज पॉसिबल, निकाला जा सकता है, सिंपल सा केस है। चलो एक और केस कंसीडर करके हम लोग इस पे आगे मूव करते हैं। मानो कि एक अमीनो एसिड है, एक पेप्टाइड है, और इसमें आपके अमीनो एसिड जो इन्वॉल्व हैं, ए टाइप के 4 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, 3 बी टाइप के अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, और 2 सी टाइप के अमीनो एसिड इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व है 4 + 3 7 + 2 9, तो 9 अमीनो एसिड के साथ में ये पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। तब इन दैट केस देखो आप वैल्यूज निकाल सकते हो, जो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड इज क्लियरली दैट इज गोइंग टू बी 9, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज ए बी सी 3 टाइप, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। तो क्लियरली अगर बोला गया कि हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड, यानी कि इसमें एक्चुअली 9 आपको चाहिए होगा, मान लो आपने डी रख दिया, एक डी भी रख दिया, तो ये हो जाएगा डेकापेप्टाइड। तो डेकापेप्टाइड अगर हो जाता है तो एन की वैल्यू आपकी हो गई इस केस में 4, ठीक है। ए टाइप के 4 अमीनो एसिड, बी टाइप के 3 अमीनो एसिड, सी टाइप के 2 अमीनो एसिड, और डी टाइप के आपके 1 अमीनो एसिड इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो एन की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है, सॉरी एन की वैल्यू 10 हो गई। क्यों 10 हो गया? क्योंकि ये डेकापेप्टाइड का फॉर्मेशन करने जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सा केस है। तो डेकापेप्टाइड अगर फॉर्म करता है और तब इन दैट केस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ जो डेकापेप्टाइड पॉसिबल है दैट इज 4 पावर 10 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहना। वैसे ही अगर बोल दिया गया था कि 4a प्लस इसी में बोला गया था कितने ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल है, तब उस दैट केस अप्रोच कैसे रखते हैं, ठीक है। कोई बोला रहता है कि इस केस में ट्राइपेप्टाइड किसने पॉसिबल है, तो बहुत सारे केसेस बन के आएंगे, तो इन दैट केसेस कंसीडर कर सकते हो। मान लो मैंने लिया ए बी सी डी, ठीक है, और कोई पूछ दिया कि हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड इज पॉसिबल, टोटल ट्राइपेप्टाइड इज पॉसिबल, ठीक है। तब इन दैट केस इस केस में कैसे अप्रोच जाएगा, तो आप फिर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी आपस में बना रहे। अब इन ट्राइपेप्टाइड के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा, 3 डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड इन्वॉल्व है, तो ये हो जाएगा 3 दी पावर 3 27। वैसे ही ए प्लस सी प्लस डी 3 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27। 3 is number types of amino acid and 3 for the tripeptide, another 3 is tripeptide। वैसे ही आप a plus b plus d कंसीडर कर सकते हो, 3 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27। वैसे ही आप b plus c plus d कंसीडर कर सकते हो, वैसे ही हो जाएगा 3 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27। और कोई पॉसिबिलिटीज, और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, तो अब ये 27 को सम कर दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, एक और चीज आता है कि कैसे पता किया जाए कि पेप्टाइड के अंदर सीक्वेंस कैसे है। ये तो पता किया जा सकता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है बाय हाइड्रोलिसिस, बट सीक्वेंस कैसे पता किया जाएगा, टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कैसे पता किया जाएगा, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कि जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पेप्टाइड, ये कैसे पता किया जाएगा। देखो समझना इस बात को कि जब आप किसी भी एक पेप्टाइड को हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, इन दैट सिनारियो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिलेगी, लेकिन उनका जो लिंकेज है किस तरीके से है ये आइडिया लगाना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो आपने लिया ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन, मुझे पता नहीं है कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा, अगर मान लो हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्लाइसिन मिल गया, वैलिन मिल गया और एलानिन मिल गया और वैलिन मिल गया। अब इनका ऑर्डर क्या है ये इससे नहीं पता चल पाएगा, तो इसके लिए बोला जाता है कि आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए जाओ। ऑन द प्लेस ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप क्या करो, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, इसमें आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस के लिए, यहाँ पे भी वाटर के साथ ही ट्रीट करो बट पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने से आइडिया लग जाएगा। मान लो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे ना तो आपको इस तरीके से भी प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक ये हो जाएगा यूनिट और एक और यूनिट दिख जाएगा Al प्लस Bl, वैलिन।
एलानिन प्लस वेलिन, तब इससे तो पता चल जा रहा है ना कि जो एलानिन वाला मॉलिक्यूल है ये बीच में होगा। अगर मान लो कोई यहाँ पे एक्स दिया गया रहता, कोई भी एक एक्स पेप्टाइड दिया गया, इसको आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया, ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन मिला, बट इनका सीक्वेंसिंग कैसे ये नहीं पता है, तो इसके लिए आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पे ग्लाइसिन प्लस एलानिन मिला और एलानिन प्लस वेलिन मिला, यानी कि मैं एक्स के बारे में ये बोल सकता हूं ना कि ग्लाइसिन फॉलोड बाई एलानिन बीच में होगा, तभी तो ये फॉर्म क्या होगा, जब यहां से हाइड्रोलिसिस पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो एलानिन प्लस वेलिन फॉर्म करेगा, यहां से जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लाइसिन प्लस एलानिन फॉर्म करेगा। सिंपल सा केस है। तो आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस का हेल्प ले सकते हो टू फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द पेप्टाइड। ठीक है, जैसे आप मान लो कि मैं एक वाई कंपाउंड ले लेता हूं और यहां पे जब इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो ऐसा समझ लो कि जो कंपाउंड बन के आ रहा है ग्लाइसिन प्लस एलानिन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाए, फिनाइल एलानिन प्लस सेरीन, ठीक है, और इसको आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया, दिस वाज द पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो इन दैट केस ये फॉर्म कर रहा है ग्लाइसिन, फिनाइलिन, और जैसे ये तीनों बन के आए, और जब आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको ये कंपाउंड मिला, ठीक है, सेरीन प्लस ग्लाइसिन। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में डाइपेप्टाइड फॉर्म करके आ गए, और ये जब किया ना आपने तब सभी के सभी अमीनो एसिड सेपरेट हो आउट हो गए जब आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया। अब उससे पूछा गया कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड इन द पेप्टाइड वाई, कैसे जाओगे, तो सेरीन दोनों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेरीन इन दोनों से लिंक होगा, ग्लाइसिन से भी सेरीन लिंक होगा और इससे भी लिंकेज होगा, किसके साथ में, फिनाइल एनालिन के साथ में। तो इस स्ट्रक्चर में कैसे जाएगा फिनाइल एनालिन, क्योंकि यहां से जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो सेरीन प्लस फिनाइल एनालिन मिलेगा, और यहां से जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इन दैट केस आपको ग्लाइसिन प्लस सेरीन मिल जाएगा। क्लियर सी बात है इस केस में। तो वाई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गया कि हाउ द सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड आर देयर इन द पेप्टाइड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का हेल्प लोगे अमीनो एसिड को पता करने के लिए, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का हेल्प लिया जाएगा टू फाइंड आउट द सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड इन द गिवन पेप्टाइड। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर और भी हम लोग चीजें देखते हैं। इस केस में जो है हम लोग आगे मूव करते हैं प्रोटीन के लिए। ये है पेप्टाइड की यही कहानी है, आगे हम लोग प्रोटीन के लिए जाएंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को समझने के लिए अमीनो एसिड समझना जरूरी था, और अमीनो एसिड के साथ साथ पेप्टाइड को भी समझना जरूरी था। आई होप कि वो आपको क्लियर होगा कि पेप्टाइड क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो कि पहले भी हम लोग मेंशन किए थे कि वर्ड निकल के आया है प्रोटियोज, वर्ड निकल के आया है प्रोटियोज, जिसका मीनिंग होता है क्या, प्राइम इंपॉर्टेंस। ऐसा बायोमॉलिक्यूल जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, बिकॉज देखो अगर प्रोटीन है तब हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप हैं, हम हैं, यहाँ पे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आसपास में जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली प्रोटीन ओनली। तो प्रोटीन हमको स्ट्रक्चर देने का काम करता है, एक पार्टिकुलर हेल्ड टुगेदर मींस सभी जो लिविंग थिंग्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है उसको सबको हेल्ड करने का काम करता है, और उसको रन करने का काम करता है। दोनों चीजें जो है हो पा रही है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन ओनली। तो प्रोटीन एक स्पेशल केस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है, प्राइम इंपॉर्टेंस वाला बायोमॉलिक्यूल्स है, जिसकी बेसिस पे हम लोग इसको प्रोटीन नाम दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, अगर केमिकली समझा जाए, बायोलॉजिकली तो अभी भी नहीं समझ पाए, राइट, ये किस तरीके से इसकी बायो एक्टिविटी वर्क कर रही है, राइट। अदरवाइज हम लोग जो है आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक हम लोग केमिकली तो समझ पाए हैं प्रोटीन को, बट बायोलॉजिकली कैसे इसका फंक्शनिंग है, क्या चीजें हैं पूरा ओवरऑल, अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, तो क्या है ये प्रोटीन क्या है, अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, जो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या केसी लिख सकते हो, स्पेशल इसलिए बन जा रहा है बिकॉज इसमें बायो एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं उस टर्म में नहीं जाना चाहूंगा, आप बायोलॉजी वाले अगर होंगे तो आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करेंगे, बट इसमें बस हम लोग को केमिकली ही समझना है। ठीक है, अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है स्पेशल केस का, क्या सभी पॉलीपेप्टाइड होगा, नहीं। द स्पेशल केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन विच more than 100 amino acid, more than
100 अमीनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, एक वन ऑफ दैट डिफिनीशन है प्रोटीन का, वैसे कई सारे डिफिनीशन निकल के आते हैं, बट वन ऑफ दैट डिफिनीशन है जो कि हमारा एनसीईआरटी फॉलो करता है। स्पेशल केस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन विच मोर देन 100 अमीनो एसिड आर ज्वाइन टुगेदर और मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन होता है। ठीक है, तो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड इन्वॉल्व हुए और पेप्टाइड का जो फॉर्मेशन किए उस पेप्टाइड को हम लोग प्रोटीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, नोट्स में लिखना कुछ पॉइंट। अब देखो यहां पे भले मेंशन कर दिए हम लोग कि 100 से ज्यादा अगर अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तभी उसको जो है पॉलीपेप्टाइड के, मतलब अगर अमीनो एसिड इन्वॉल्व है तभी उसको प्रोटीन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बट ऐसा कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि हम लोग इसको प्रोटीन ही बोलेंगे और इसको पॉलीपेप्टाइड ही बोलेंगे। आप लिख सकते हो, इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री या शार्प लाइन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है, ऐसा कोई शार्प लाइन नहीं है कि हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है और ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है। देयर इज नो शार्प बाउंड्री, शार्प लाइन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। समझना इस बात को, इंसुलिन जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंसीडर कर लो कि ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कितने होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं 51 अमीनो एसिड। अब इस पर्टिकुलर एबव वाले डिफिनीशन को इसमें फुलफिल करते हैं, फुलफिल ही नहीं कर रहे, राइट। अगर ऊपर वाले डिफिनीशन को आप देखो तो यहां पे क्या होना चाहिए कि ये 51 अमीनो एसिड के साथ प्रोटीन होगा नहीं। वही मैं बोला हूं कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री। ये माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है जिनके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो 100 या 100 से ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, 100 से ज्यादा ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन कुछ केसेस जैसे इंसुलिन मॉलिक्यूल होगा, कहां पे होता है, ये डायबिटिक पर्सन को दिया जाता है एक्सटर्नली इंसुलिन को, ताकि कंट्रोल रहे, जो शुगर है वो कंट्रोल रहे। तो इंसुलिन जो कि एक ये बोला जा सकता है प्रोटीन जो कि 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो देख सकते हो ये भी एक प्रोटीन ही। तो देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करना। ठीक है, इट इज हाई पॉलीमर, इट इज हाई पॉलीमर या हाई मास पॉलीमर। देख सकते हो इसका जो मास होगा बहुत ज्यादा होगा। हाई मास पॉलीमर आर पॉलीअमाइड है ना, सब में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट, जिसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज भी बोल रहे हैं, वही तो है हमारा अमाइड जो लिंकेज होगा, बहुत सारे अमाइड लिंकेज होंगे, तभी तो आपस में कंडेंस होते होते गए हैं और करेस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन किया है। तो इट इज हाई मास पॉलीमर आर पॉलीअमाइड। ठीक है, एक से ज्यादा अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब थर्ड केस आता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये लिखा जा सकता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल 20 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड। ठीक है, अब जो टोटल नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड है, इनके कॉम्बिनेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, हो सकता है वैलिन, ग्लाइसिन, जो भी है, 20 के 20 जरूरी नहीं है 20 के 20 जाए, बट 20 में से कुछ जो है गए आपस में लिंक किए, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ, और इन दैट केस हो सकता है वो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को जनरेट करे। ठीक है, तो जो भी अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे, इन जो 20 हम लोगों ने नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड के बारे में बात किया है, वही इस पर्टिकुलर प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होंगे। बात समझ में आती है इतनी, इस कॉम्बिनेशन है, उनके बेसिक कॉम्बिनेशन से ये फॉर्मेशन हुआ है। और लास्ट पॉइंट इसका मेंशन कर देना कि देयर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता, इज पॉसिबल। कैसे? हम लोगों ने नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैलकुलेट किया था। जस्ट समझो आप कि 1000 अमीनो एसिड के साथ में एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।
एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कितने कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल है? मान लो आपने बोला कि 100,000 अमीनो एसिड को मिला के 1000 कुछ सेम होंगे, ऑब्वियसली कुछ सेम होंगे ही, तो 1000 अमीनो एसिड को मिला के हम लोगों ने पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। तो इन दैट केस कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? आप खुद निकाल लो कॉम्बिनेशन। 20 पावर 1000, समझ में आ रहा है? 20 पावर 1000 कहां तक की वैल्यू जाएगी? ऑलमोस्ट टेंस टू इंफिनिटी। इसलिए मैंने बोला देयर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट प्रोटीन मॉलिक्यूल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ओनली। इतने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं कि ये कई सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हैं। और कुछ पार्टिकुलर जो प्रोटीन है, पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जो हमारे अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग के अंदर स्ट्रक्चर है, हम लोग मूव कर पा रहे हैं, सभी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होगा जो इन्वॉल्व होगा। तो हर केस में कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा, राइट? जो भी प्रोटीन होगा उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। किसका? अमीनो एसिड का। जो भी अमीनो एसिड, बिकॉज क्यों मैं लिख रहा हूं कि देयर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट प्रोटीन मॉलिक्यूल इज पॉसिबल बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना, शायद कैलकुलेटर से कैलकुलेट ना हो मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो। प्रोटीन का कुछ एज अ बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको मेंशन किया गया है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग के इसके स्ट्रक्चरल फीचर पे थोड़ा सा हम लोग वर्क करेंगे, किस तरीके से प्रोटीन स्ट्रक्चर लिए रखता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आप मेंशन कर दो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो इसके बेसिस बनते हैं क्लासिफिकेशन का। एक तो बेस्ड ऑन शेप, जो प्रोटीन का शेप होता है उसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन शेप ऑफ प्रोटीन, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। दोनों देख लेते हैं क्या होता है केमिकल कंपोजिशन में, किस तरीके से बन के आता है, और आपका बेस्ड ऑन शेप कैसे बन के आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वाला है, बेस्ड ऑन शेप किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन शेप दो तरीके का इसका प्रोटीन माना जाता है। एक बोलते हैं हम लोग फाइब्रस प्रोटीन और एक बोलते हैं हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? शेप वाइज ये डिफर करते हैं। तो पहले आप मेंशन कर दो, इसका जो पहला टाइप होता है दैट इज फाइब्रस टाइप या फाइब्रस प्रोटीन भी बोल सकते। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन। अब इस आइडिया को समझना है, इस केस में क्या होगा कि वे, ठीक है, पहले हम लोग कंसीडर करेंगे वे पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि जो प्रोटीन है वो बेसिकली क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ही है। तो पॉलीपेप्टाइड, व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर, जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन है रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर पैरेलली रन करते जाए इस तरीके से, ऐसा कुछ हो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे रन करते जाए। ठीक है, तो व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर एंड हैविंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एंड हैविंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, कि दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है पैरेलली रन करता रहे, दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उस केस में जो प्रोटीन का जनरेशन होगा वो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, क्लियर बात है ये। ठीक है, कुछ पॉइंट इस पे, जैसे एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा, ये केराटिन जो मॉलिक्यूल है, केराटिन एक प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? आपके हेयर में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है, इन सब में एक केराटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पैरेलली ये रन करते हैं पॉलीपेप्टाइड, तो केराटिन हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो हम लोग बोलते हैं इस केस में मायोसिन। मायोसिन क्या होता है? जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो भी मसल्स में प्रेजेंट होता है आपका प्रोटीन, उसको हम लोग मायोसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, तो कुछ एग्जांपल है जो कि इस तरीके का। अब प्रॉपर्टीज में थोड़ा इसकी बात कर लिया जाए कि फाइब्रस प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो इन दैट केस नोट्स में इसको मेंशन कर देना कि इट इज वाटर इनसोल्यूबल,
वाटर इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, वो बाहर साइड में होगा। तो इन दैट केस इट इज वाटर इनसोल्यूबल। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट सेंसिटिव टू किससे सेंसिटिव ना हो, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन। तो जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उसके लिए वो सेंसिटिव नहीं होंगे। जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर में मॉडिफिकेशन करो तो इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो दे आर नॉट सेंसिटिव टू एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। ये दो चीज आपको ध्यान में रहेगी, इनसोल्यूबल इन द वाटर और दूसरा दे आर नॉट सेंसिटिव टू एक्सटर्नल कंडीशन। उसी तरीके से जो सेकेंड टाइप मैंने बोला दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये कैसे फॉर्म करेगा ग्लोबुलर प्रोटीन, इसके शेप के बेसिस पे। यहां पे क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड कर जाएगा, फोल्डेड टू फॉर्म स्पेरिकल शेप, ये फॉर्म कर लेता है, स्पेरिकल टाइप का शेप फॉर्म कर लेता है, ठीक है। स्पेरिकल शेप इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। तो कुछ स्ट्रक्चर ये स्पेरिकल टाइप का ले लेगा बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ये शेप ले लेगा। उसके अलावा जो अगर हम लोग देखें, जैसे एग का जो व्हाइट पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। जो व्हाइट पार्ट आपने देखा होगा एग के अंदर, ये इस टाइप का एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन का, ठीक है, एल्ब्यूमिन इन द एग व्हाइट, इसमें जो प्रेजेंट होता है उसको ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में रखते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, जस्ट ये थोड़ा सा अपोजिट बिहेवियर रखता है। क्या बिहेवियर रखता है, इट इज वाटर सोल्यूबल, ये हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जब स्पेरिकल शेप बनाता है ना, तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो थोड़ा पुश कर दिया जाता है इनसाइड पार्ट में। जैसे ऐसे कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन बन रहा है स्पेरिकल टाइप का, तो इन दैट केस क्या देखने को मिल रहा है, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो पुश हो जाएगा इनसाइड में, और जो ऊपर का पार्ट होगा वो आपका जो भी हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो रह जाएगा। इस वजह से जब हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जैसे कि जो नाइट्रोजन हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो पार्ट आउटसाइड रह जाता है और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इनसाइड पुल कर दिया जाता है। इस वजह से क्या होता है, इट इज वाटर सोल्यूबल। और जब वाटर सोल्यूबल है तो इसकी सेंसिटिविटी, क्योंकि आप देखो रिएक्टिव पार्ट बाहर की तरफ लाइज कर रहा है, इसमें जो रिएक्टिव पार्ट था वो आउटसाइड की तरफ है, मींस हाइड्रोकार्बन चेन उतना रिएक्टिव नहीं होगा कंपेयर टू जो पेप्टाइड लिंकेज है। तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, जब हम लोग फाइब्रस की बात करते हैं तो इन दैट केस जो लिंकेज होता है ना, वो लिंकेज इनसाइड होता है, और जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है। तब इस केस में क्या है कि कोई भी रिएक्शन करना चाहेगा तो इजीली इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, वाटर भी इसके साथ जो है रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये स्पेरिकल शेप में जा रहा है, लाइक ग्लोबुलर शेप में जा रहा है, तब क्या देखने को मिलेगा कि जो आर वाला पार्ट है, जो मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो बैकवर्ड साइड में आ गया, इस तरीके से इनसाइड आ गया, और ऊपर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पेप्टाइड लिंकेज है वो ऊपर की तरफ है। तो वाटर भी इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, और साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा कि ये इजीली रिएक्शन में जा सकता है। इसलिए बोला जा सकता है इट इज सेंसिटिव, तभी ये सेंसिटिव है क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती है रिएक्शन में। अगर केमिकल जो रिएक्टिव पार्ट है वो आउटसाइड में लाइज करेगा, बस ये केस है। इट इज सेंसिटिव टू एक्सटर्नल कंडीशन लाइक पीएच वैल्यू हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब पे ये डिपेंड करेगा। क्लियर सी बात है। ग्लोबुलर प्रोटीन, एक बार आप इमेजेस देख लो कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर प्रोटीन का और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन बनता है दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको भी कवर करते चलते, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, मतलब किस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है। पहला बोला जाता है, इसमें पहला केस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोटीन,
अब ये क्या है, सिंपल प्रोटीन क्या है, सिंपल प्रोटीन क्या है, तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव, ठीक है, सिंपल प्रोटीन क्या होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड ओनली, केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड ही दे, उसके अलावा कोई भी इसमें एसिड ना, कोई भी अदर जो नॉन प्रोटीन है वो ना फॉर्म करे, अल्फा अमीनो एसिड ही केवल और केवल प्रेजेंट हो, ऐसे प्रोटीन को हम लोग सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। यहां पे भी एग्जांपल के लिए हम लोग एल्बुमिन ही लेते हैं जो कि एग व्हाइट का पार्ट होता है, ठीक है, वो सिंपल प्रोटीन के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब ये क्या प्रोटीन होता है कि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल along with प्रोटीन, ठीक है। या ऐसा लिखा जा सकता है कि बेसिकली अमीनो एसिड तो आएगा ही, साथ साथ में कुछ और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव नॉन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, ऐसा लिखा जा सकता है, ज्यादा सही होगा, along with अमीनो एसिड। तो कहीं कहीं पे क्या होगा कि कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच होते हैं प्रोटीन के साथ, ठीक है, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में है, तो वैसे मेन चेन तो उस पेप्टाइड लिंकेज की वजह से होगा, अमीनो एसिड का जो है होगा, लेकिन साथ साथ में हो सकता है कि कोई अनदर जो है मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें एक प्रोटीन भी हो और एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी प्रेजेंट हो। उसके अलावा एक बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। अब ये डिराइव्ड प्रोटीन क्या है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग डिग्रेडेड वर्जन ऑफ नॉर्मल प्रोटीन, इट इज डिग्रेडेड वर्जन ऑफ, क्या करो आप, तो करेस्पॉन्डिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल से उसको ब्रेक डाउन कर दो, तो डिग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता ये क्लासिफिकेशन, फिर भी हम लोग इसको लिखते चलेंगे, डिग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर है बात, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिग्रेडेड डिराइव्ड प्रोटीन, यानी कि डिग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो ओरिजिनल प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको आप हाइड्रोलिसिस कर दो और जो नया प्रोटीन फॉर्म करके आएगा वो कहलाएगा डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर है इतनी बात, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन रहा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलते हैं, जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, उस पर डिस्कशन जाएगा कि किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है, और साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।